नमस्कार मित्रों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवान गुरु पर। आप सभी को पता है कि हमारी जो कक्षा लाइव हो रही है ये वाली संविधान की कक्षा है। आप लोगों को मैं पूर्व में संविधान का परिचय करवा चुका, प्रस्तावना के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके, भाग 1 भाग 2 के बारे में हम लोग पढ़ चुके, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का बहुत बढ़िया परिचय हम लोग जान चुके। इसके बाद अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13 हम लोगों ने पढ़ा। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं वो केवल स्वतंत्रता के अधिकार पर हम बातचीत करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हमें दी गई है और संविधान के माध्यम से हमें जो स्वतंत्रताएं दी गई है ये कैसी है, आत्यंतिक है या नहीं है, कई सारी बातें हम करेंगे। इससे पूर्व में बच्चों आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बताया कि सर बहुत बढ़िया, आप संविधान पूरा पढ़ाना हमें, तो मैं आप लोगों को संविधान पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन कल का जो वीडियो था बच्चों, उस कल के वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल खामी रह गई थी, इस वजह से उसे रिलोड किया था। रिलोड करने के कारण कई सारे बच्चों के कल का वीडियो ओपन नहीं हो पाया होगा, तो आप लोगों को परेशानी हुई होगी। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि सर नहीं हो रहा है, तो उसको मैंने वापस लोड कर दिया था। तो कल के वीडियो को, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को आप वापस देख सकते हैं। आज हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो देखो, स्वतंत्रता के अधिकार में प्रश्न कहां से और कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे बच्चों स्वतंत्रता के अधिकार की कि भाग 3 के मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता का अधिकार जो उल्लेखित है ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये एक मौलिक अधिकार है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, तो बच्चे क्या कर देते हैं कि 22 में से 19 बाकी निकाल देते हैं। आप लोगों को कैसा करना है, 19, 20, 21 और 22 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 19 से 22। नहीं पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि घबराना नहीं है। मैं सबसे पहले आपको इनकी व्याख्या करूंगा। व्याख्या करने के बाद मैं मात्र 1 मिनट में आपको चारों अनुच्छेद ऐसी ट्रिक से याद करवा के जाऊंगा कि आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को काम आ सके। तो बच्चों, स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 में सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं आर्टिकल 19 की कि अनुच्छेद 19 में क्या उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 19 को पढ़ने से पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19 अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 में से 2012 की रिट वाली परीक्षा के अंदर 3rd ग्रेड की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा भी काफी सारी परीक्षाओं में अनुच्छेद 19 से संबंधित प्रश्न आता है। मेरे ख्याल से भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, संविधान सभा है और अनुच्छेद 19 से इनके अलावा मूल कर्तव्य है, यहाँ से जरूर निश्चित मात्रा में प्रश्न बनते हैं। तो हम सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं अनुच्छेद 19 की कि अनुच्छेद 19 में क्या उल्लेखित है। तो बच्चों, अनुच्छेद 19 को आप जब भी पढ़ो, अनुच्छेद 19 को आप 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे आप अनुच्छेद 19 की धारा 1 और एक आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 की धारा 2। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आपको प्रारंभ में स्टार्टिंग करवा रहा हूं, इसलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19 को हम कितने टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे, 2 टुकड़ों में। पहला तो अनुच्छेद 19 की धारा 1 और अनुच्छेद 19 की धारा 2। अनुच्छेद 19 की धारा 1 में क्या उल्लेखित है, इसमें स्वतंत्रताओं का उल्लेखित है, आपको दी जाने वाली स्वतंत्रता का उल्लेखित है। और अनुच्छेद 19 की धारा 2 के अंदर क्या उल्लेखित है, इनके निर्बंध के रूप में कि आपसे ये स्वतंत्रताएं कब छीन ली जाएगी, इनके निर्बंध के रूप में जो इसके अंदर उल्लेखित है अनुच्छेद 19 की धारा 2 के अंदर। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19 को हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया है। अनुच्छेद 19 सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे 19 की धारा 1 और फिर आप लोग ध्यान रखेंगे 19 की धारा 2। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 19 को कि अनुच्छेद 19 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 19 आपको
क्या क्या देता है, जरा इस बात के आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 कौन कौन सी स्वतंत्रताएं देता है, तो हम सबसे पहले बातचीत करते हैं अनुच्छेद 19(1). अनुच्छेद 19(1) की अंदर भी अनुच्छेद आएगा ए। यहां से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। इसको समझने से पहले आप लोगों के प्रश्न गलती करवाया जा सकता है कि मूलतः संविधान में, ध्यान रखेंगे आप, मूलतः संविधान में अनुच्छेद 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं आप लोगों को दी गई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न यहां से परीक्षा में आ रखा है कि अनुच्छेद 19(1) के अंदर, अनुच्छेद 19 की धारा 1 के अंदर मूलतः संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी? 7 प्रकार की। फिर आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो बच्चों वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये एक जो स्वतंत्रता जो यहाँ से हटाई है, डिलीट की है, निरसित की है, उसके विषय में भी हम लोग आपसे बातचीत करेंगे अभी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19 की धारा 1 के अंदर मूलतः संविधान में 26 जनवरी 1950 के दिन वाले संविधान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं आप लोगों को दी थी? 7। तो अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं थी? 7। और कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम बातचीत कर लेते हैं अनुच्छेद 19(a). अनुच्छेद 19(a) में क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो अनुच्छेद 19(a) में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है भाषण, स्पीच, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक्सप्रेस, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप लोगों से पूछी जा सकती है कि भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पर कर रखा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19(1) के ए में, मतलब अनुच्छेद 19(a) के अंदर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कर रखा है। आप लोगों से फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इससे पूर्व कहां पर दे रखी है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां पर कर रखा है? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप लोगों ने प्रस्तावना में भी पढ़ी थी। लेकिन प्रस्तावना में क्या था बच्चों? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना में दी गई थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, थॉट और एक्सप्रेस की जो स्वतंत्रता में दी गई थी वो कहां पर दी गई है? प्रस्तावना में। लेकिन यहां पर भाषण, स्पीच की, आप लोग ध्यान रखेंगे, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और मेरे हिसाब से दोनों शब्द एक ही है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना में भी हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जबकि अनुच्छेद 19(a) के अंदर भी हमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाषण और अभिव्यक्ति व्यापक शब्द है। भाषण आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसा मैं अभी बोल रहा हूं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अभिव्यक्ति की अगर बच्चों हम बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे हम अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? अभिव्यक्ति, एक्सप्रेस हम किसे कहेंगे? मेरे विचारों को मैं कैसे भी प्रकट कर सकता हूं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि मेरे कोई भी विचार हैं तो मैं उन पर निबंध लिख करके विचार प्रकट कर सकता हूं। मेरे विचारों को मैं मूवी बना करके प्रकट कर सकता हूं। मेरे विचारों को मैं चित्र, पेंटिंग बना करके प्रकट कर सकता हूं। मेरे विचारों को मैं कार्टून बना करके प्रकट कर सकता हूं। तो ये सभी विचारों को प्रकट करने की जो कला है, जो अभिव्यक्ति है, जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, उसकी भी हम लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई है। और ये स्वतंत्रता में कहाँ मिलती है? अनुच्छेद 19(a) में मिलती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दूसरी बात हम कर लेते हैं। तो दूसरी बात आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कर दी, आपको भाषण की भी क्या कर दी बच्चों? स्वतंत्रताएं प्रदान कर दी। और ऐसी स्वतंत्रता कहाँ भी दी गई है हमें? ऐसी स्वतंत्रता हमें प्रस्तावना में भी दी गई है। नेक्स्ट आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 में काफी सारे डिसीजन, काफी सारे निर्णय हम लोगों को दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें और रखी है। इस अभिव्यक्ति के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें रखी हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया, प्रेस की स्वतंत्रता। ये आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है। तो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय
संविधान के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी एक अभिव्यक्ति में रखा है और अनुच्छेद 19 में हम इसको मान लेते हैं, लेकिन यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या की, संविधान को व्याख्या करने का जो अधिकार दिया गया है, संविधान का जो सर्वोच्च व्याख्याकार होता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत होता है, इसीलिए हम इसको भी किस में मान लेते हैं, अनुच्छेद 19A में। नंबर 2 बच्चों, बातचीत करते हैं सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी बच्चों किस में मान ली, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ही मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी यही कहा है कि सूचना को प्राप्त करने के लिए भी हमारी एक अभिव्यक्ति के अंदर ही रखा है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इन्होंने एक अभिव्यक्ति माना है, और ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत कर लेते हैं। आप लोगों ने एक मामला जो काफ़ी चला था, 17-18 साल पहले का मामला था नवीन जिंदल का। नवीन जिंदल जो थे, नवीन जिंदल वो एक प्राइवेट कंपनी के मालिक थे, और उन्होंने क्या किया कि अपने राष्ट्र प्रेम को दिखाने के लिए अपनी फैक्ट्रियों के ऊपर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लगा दिया। ऐसी स्थिति में उनके ऊपर मुकदमा केस दर्ज कर दिया गया। तो उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रेम को दिखाने के लिए, राष्ट्रभक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने जो अभिव्यक्ति, जो माध्यम अपनाया, जो तिरंगा लगाया, उसे भी एक अभिव्यक्ति माना गया है बच्चों। और आप उसके बाद से हम लोगों को अधिकार दे दिया गया कि हम हमारे निजी संस्थानों में भी राष्ट्रीय ध्वज को लहरा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे उसके तमाम नियमों की आपको पालना करनी होगी। तो इसी के अंतर्गत आपको आपके घरों के अंदर, आपके भवनों के अंदर राष्ट्र ध्वज को भी फहराने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्र ध्वज को आप लोग रखेंगे, राष्ट्र ध्वज को लहराने का अधिकार। तो ये था बच्चों अनुच्छेद 19, अपने आप में बहुत मायने रखता है, जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19 1 की धारा 1 है, क्योंकि 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, वर्तमान में 6 प्रकार की है। मैं अभी बताऊंगा बीच क्लास में कि कौन सी हटाई, आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 19A के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, स्पीच और एक्सप्रेस की स्वतंत्रता है। इसी के अंतर्गत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को रखा है। मूल संविधान में उल्लेखित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है। सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार दिया गया है वो भी अनुच्छेद 19A में दिया गया है, मूल संविधान में बिल्कुल नहीं था। ये भी हमको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन आप लोग जानते होंगे 2005 में हमारी संसद ने इसका कानून बनाया था, और घरों के अंदर, प्राइवेट संस्थानों के अंदर भी राष्ट्र ध्वज को लहराने का जो अधिकार दिया गया है बच्चों अभी अनुच्छेद 19A में ही दिया गया है। तो ये थी बात बच्चों अनुच्छेद 19A की। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 7 प्रकार की हम लोगों को यहाँ पर दी गई थी और 6 प्रकार की हमको पढ़नी है, लेकिन मैं आपको सातों के सातों बताऊंगा, आप एक समझ जाएंगे कि डिलीट कर दिए। अब हम बातचीत करते हैं बच्चों अनुच्छेद 19B की। अनुच्छेद 19B में क्या उल्लेखित है, तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा बाद में, इन सब की व्याख्या करके तुरंत, ताकि आप ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी आपस में अच्छे से याद रख सके। तो अनुच्छेद 19B किस बात का उल्लेख करता है, जरा आप लोग ये भी देख लेंगे। अनुच्छेद 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं आप लोगों को दे दी, और अनुच्छेद B क्या करता है, सभा करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19B के तहत आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, और इसके तहत आपको क्या दी गई है बच्चों, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, सभा करने की स्वतंत्रता, आप सभा करेंगे, आप मीटिंग करेंगे तो काफी सारे लोग उपस्थित होंगे। ऐसी स्थिति में आप यहाँ बिना हथियारों के, इस सभा में क्या नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होना चाहिए। हथियारों के बिना हथियारों के ही आप लोग उपस्थित होकर के क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19A में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं दी गई। अनुच्छेद 19B में आप लोगों को बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता दी गई। अब आप लोगों के दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता के विषय में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन
जब हम किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो काफ़ी सारे सिख लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जब उनका कोई सम्मेलन, कोई धर्म का किसी भी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, तो काफ़ी सारे सिख सरदार लोग मौजूद होते हैं और उन सभी के पास तलवारें, कटारें इत्यादि होती है। तो ये हथियार लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो ये मैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में आप लोगों को बताऊंगा। अनुच्छेद 25 इस बात का उल्लेख करता है कि अपन किसी भी धर्म को अंतःकरण से मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। और आचरण करना सिख धर्म का आचरण रहा है, उनका एक नियम रहा है कि हम अपने साथ हमेशा धारदार हथियार रखेंगे। तो अनुच्छेद 25 के तहत उनको इस बात का अधिकार दिया गया है। ये हमारा एक संवैधानिक मामला है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 19B में सभा करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन कंडीशन ये हथियारों के बिना। आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि भारत के संविधान का कोई भी अनुच्छेद बिना कंडीशन, बिना शर्त के लागू नहीं होता है। बोलने की स्वतंत्रता है, उसमें भी कंडीशन है। आप किसी के ऊपर ऐसे वैसे बोलोगे, आपको हमारे दर्शन के अनुसार बोलना है, आपको हमारे समाज से अपेक्षित इच्छाओं के अनुसार ही बोलना है। आप अलग बोलोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। काफ़ी मामलों में इस प्रकार भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी अनुच्छेद बिना कंडीशन के, बिना शर्त के लागू नहीं होता है। तो अनुच्छेद 19B में सभा करने की स्वतंत्रता है। जरा अब हम बातचीत कर लेते हैं अनुच्छेद 19C में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19A मौखिक अभिव्यक्ति, भाषण और मौखिक अभिव्यक्ति पढ़ी। अनुच्छेद 19B के अंदर सभा करने की स्वतंत्रता पढ़ी बिना हथियारों के। अनुच्छेद 19C में आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आपको संघ बनाने की, आप संघ बना सकते हैं, आप ग्रुप बना सकते हैं। संघ बनाने की जो आप लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई है, वो कहाँ पर दी गई है बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये संघ बनाने की, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19C में दी है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है भाषण व मौखिक अभिव्यक्ति। नंबर 2 पे आप लोग ध्यान रखेंगे सभा करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 पर आप लोग ध्यान रखेंगे संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद हम जरा बातचीत कर लेते हैं अनुच्छेद 19D की। अनुच्छेद 19D में क्या उल्लेखित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19D में आवागमन की, आप भारत में कहीं भी आ और जा सकते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 कौन सा है, ध्यान रखेंगे। नंबर 1 ए में आप लोगों ने पढ़ा भाषण अभिव्यक्ति, बी में आप लोगों ने पढ़ा कि सभा करने की स्वतंत्रता, सी में आप लोगों ने पढ़ा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अब आप पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19D, और डी में क्या है बच्चों, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी आ और जा सकते हैं, आवागमन की स्वतंत्रता। ध्यान रखेंगे बच्चों, पूर्व में ये संपूर्ण भारत में लागू नहीं था। पूर्व में क्या था बच्चों, ये कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर के भारत में कहीं पर भी आप लोग आ और जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर से 370 के प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब आप जम्मू कश्मीर में भी आ और जा सकते हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19D में कि हम भारत में कहीं भी आ और जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 19E, आप लोग आ और जा ही नहीं सकते, भारत में कहीं पर भी आप लोग क्या भी कर सकते हैं, निवास भी कर सकते हैं। तो निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता जो आप लोगों को दी गई है बच्चों, वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद 19E में। अब हम बातचीत करते हैं जरा एफ की। अनुच्छेद 19F क्या कहता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। आप लोगों को यहाँ पर संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई है, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। लेकिन आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, अभी अभी मैंने कहा था आपसे कि प्रारंभ में अनुच्छेद 19 के अंदर 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19F को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया है बच्चों, निरसित कर दिया गया है। संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को निरसित करते ही वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई है। अनुच्छेद 19F में
संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता आप लोगों को दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे निरसित डिलीट कर दिया गया, इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 19G क्या कहता है, जरा इस बात का भी आप लोग देख लेंगे। ये आप लोगों को व्यापार करने, आजीविका चलाने के लिए व्यापार वाणिज्य करने की आप लोगों को क्या देता है, स्वतंत्रता देता है। आप भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता में कहाँ दी गई, जी में। तो ये हुई अनुच्छेद 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। प्रारंभ में कितने प्रकार के थे, प्रारंभ में बच्चों ये 7 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार के, वर्तमान में 6 प्रकार के। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, भाषण और अभिव्यक्ति। सेकंड में आप लोगों ने क्या पढ़ा, सभा करने की स्वतंत्रता। फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर क्या पढ़ा, आवागमन की। फिर क्या पढ़ा, निवास। फिर क्या पढ़ा आपने, संपत्ति। फिर क्या पढ़ा, वाणिज्य। तो आप इनको सभी को कैसे ध्यान रखेंगे, बड़ी समस्याएं आपके सामने हो सकती है। तो आप एक उदाहरण से ध्यान रखेंगे कि आप सबसे पहले कोचिंग में आए या आप किसी भी संस्थान में आए। हमेशा देख लेते कि आप सबसे पहले हमारे संस्थान में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आप जिस दिन पढ़ने आए उस दिन किसी भी बच्चे को नहीं जानते थे। तो आप लोगों ने कक्षा में आते ही सबसे पहले क्या की, बातचीत की। आपने बातचीत करना मतलब बोलना, भाषण देना। तो आपने सबसे पहले कोचिंग में आते ही क्या की, एक दूसरे से बातचीत की। बातचीत का मतलब बोलने की स्वतंत्रता। लेकिन आप लोगों को पता है कि कोचिंग में हम किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते। ठीक 5 मिनट बाद दूसरे सर आ जाते हैं, इसलिए आपके ठीक से बात नहीं। और आपने 5 मिनट में क्या की कि यार अपन ऐसा करते हैं, बाहर किसी पानी पतासे वाले के ठेले पर हम मीटिंग करते हैं, या बाहर किसी भी गार्डन में हम मीटिंग करते हैं, चंबल गार्डन में मीटिंग करते हैं। बाहर से आने वाले विद्यार्थी यहाँ पर चंबल गार्डन में मीटिंग करने के लिए चले जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कोचिंग में आते आपने आपस में क्या की, बातचीत करने के तुरंत बाद आप लोगों ने क्या की, मीटिंग की। और उस मीटिंग में आपने क्या किया कि आपके सभी दोस्तों के मोबाइल कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के एक ग्रुप बना लिया। तो सबसे पहले क्या की, अनुच्छेद 19A बातचीत करना मतलब बोलना मतलब भाषण अभिव्यक्ति की। नंबर 2 पे आपने की मीटिंग का मतलब सभा करने की स्वतंत्रता। और उस मीटिंग में आपने एक ग्रुप ही बना लिया, एक संघ बना लिया। तो नंबर सी में आप लोग ध्यान रखेंगे, संघ बनाने की स्वतंत्रता, क्योंकि आपने आपके मोबाइल में एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, बस इसके माध्यम से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, आपने आपके मोबाइल में ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप में किस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं कि यार कहीं घूमने चलते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि घूमने का मतलब घूमने की स्वतंत्रता। अब आप कहां तक घूमोगे, घूम करके वापस कहां आना पड़ेगा, निवास पर। तो मतलब निवास करने की स्वतंत्रता। और निवास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, निवास बनाने के लिए पैसों की। तो मतलब संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में नहीं है। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपन संपत्ति अपने पास ज्यादा है तो अपन क्या करेंगे, अरे कुछ भी नहीं करेंगे तो हम धंधा करेंगे, किसी को धंधा भी नहीं करेंगे तो किसी को ब्याज से पैसे देंगे, मतलब हम व्यापार करेंगे। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोचिंग में आते ही सबसे पहले बातचीत का मतलब क्या होगा, बोलना। फिर आपने क्या की, मीटिंग का मतलब क्या होगा, सभा। और सभा करने कहाँ गए, चंबल गार्डन में। वहां आप लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट किया, एक संघ बनाया। संघ में किस प्रकार के मैसेज आए, घूमने चले। कब तक घूमोगे, वापस कहाँ पर आओगे, निवास, मतलब निवास बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पैसों की, मतलब ये संपत्ति की, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है। और आप लोग लास्ट में ध्यान रखेंगे व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो निश्चित ही बच्चों अनुच्छेद 19 की बातें आप लोगों की समझ में आई होगी। जरा आप लोग इसका भी ले लेंगे, फिर हम और बातचीत करते हैं अनुच्छेद 19 के विषय पर। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है। मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूं कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, मतलब 15, 16, 19 और 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 19 क्या है बच्चों, केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई है ये आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से तैयार होता है, सत्य असत्य में। अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं आत्यांतिक है, आत्यांतिक नहीं है। आत्यांतिक को मतलब जिनको हम हटा नहीं सकते, जिनको हम छीन नहीं सकते, इनको हम छीन सकते हैं, ये आत्यांतिक नहीं है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
अनुच्छेद 19 की अगर हम और बातचीत करते हैं तो राष्ट्रीय आपात में मैंने मौलिक अधिकारों के बात आप लोगों से की थी प्रारंभ के अंदर, जब मैंने परिचय पढ़ाया था तब बताया था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात में, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है, इसलिए ये आत्यंतिक नहीं है। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने उस वक्त भी बताया था कि सबसे पहले अनुच्छेद 19 को छीन लिया जाता है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 359 के तहत सर्वप्रथम आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19 को क्या कर दिया जाता है? छीन लिया जाता है। तो सबसे पहले कौन से मौलिक अधिकार का निलंबन होता है? अनुच्छेद 19 का। और कौन से अनुच्छेद के तहत? 359 में। और इनका निलंबन कब होता है? जब राष्ट्रीय आपात लगा हो। ये थी बात बच्चों अनुच्छेद 19 की धारा 1 की। इस धारा 1 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं थी? 7 प्रकार की। वर्तमान में कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। अब हम नेक्स्ट बातचीत करते हैं अनुच्छेद 19(2) की, अनुच्छेद 19 की धारा 2 की। तो इनमें इनके निर्बंधन के बारे में बताया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हम इनको कैसे छीन सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता है जिससे हमारे देश को नुकसान होता है, जिससे हमारी व्यवस्थाएं डिस्टर्ब होती है, तो ऐसे व्यक्ति से भी हम इन स्वतंत्रताओं को छीन सकते हैं। इस बात का उल्लेख कहां पर कर रखा है बच्चों? अनुच्छेद 19(2) में कर रखा है। अब हम बच्चों इसके बाद बातचीत करते हैं अनुच्छेद 20 की, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है। तो जरा आप लोग देख लेंगे अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 20 बच्चों दोष सिद्धि के संबंध में उल्लेख करता है। किसके संबंध में बच्चों? दोष सिद्धि के संबंध में। दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोष सिद्धि के संबंध में घबराएंगे नहीं, मैं सारे अनुच्छेद आपको 1 मिनट में एक ही ट्रिक में याद करवा के जाऊंगा, प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिए। तो अनुच्छेद 20 को दोष सिद्धि के संबंध में। अब देखो दोष कौन करते हैं? अपराधी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें अपराधियों को भी संरक्षण दिया गया है। भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, सबके लिए समान है, क्योंकि समान सिविल संहिता है। तो अपराधियों को संरक्षण, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अपराधियों को संरक्षण दिया गया है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 में अपराधियों को भी संरक्षण दिया गया है। और अपराधियों को 3 प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले नंबर 1, अनुच्छेद 20 की धारा 1 क्या कहती है? जरा आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपराध करते समय, ध्यान रखेंगे आप, अपराध करते समय जो कानून था, अपराध करते समय जो कानून था, जो कानून था उसी के अनुरूप सजा मिलेगी, उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूप सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, ना कि बाद के कानून के तहत, ना कि बाद के कानून के तहत। इसका मतलब आप क्या समझे? बाद के कानून के तहत। इसका मतलब बच्चों आप लोग क्या समझे कि अपराध करते समय जो कानून था उसी के अनुरूप सजा मिलेगी, ना कि बाद के कानून के तहत। इसका मतलब आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे कि देखो कई सारे मामले ऐसे हैं हमारे यहाँ। हम अभी ले लेते हैं किसी भी बाबा का ले लेते हैं, हमारे यहाँ कई प्रकार के ऐसे बाबा हुए हैं, कई प्रकार के ऐसे बाबा जिनके पूरे देश ने उनके कारनामों को जाना है। तो कोई भी बाबा है, उस बाबा ने घटना को 2001 में किया। 2001 में उसने जो घटना किया, जो कर्म किया, जो कुकर्म किया, उसकी सजा सश्रम आजीवन कारावास थी। वही काम कोई व्यक्ति अगर 2018 में करता तो उसकी सजा थी फांसी की सजा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे जिसने भी 2001 में या 2000 में वो काम किया, उस वक्त जो सजा थी उसको उन दिनों पकड़ा नहीं गया, वो कहीं पर भी घुस गया, भाग गया, लेकिन उसको बाद में 2018 में पकड़ लिया गया। और पकड़ते ही उस वक्त उसकी सजा फांसी की होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लिखा हुआ है जिस वक्त अपराध किया था, अपराध करते समय जो कानून था
उसी के अनुरूप सजा होगी, ना कि बाद के कानून के तहत। आप लोगों को पता होगा, मैं सीधा सीधा संत राम रहीम के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो अपराध किया था उस अपराध की सजा वर्तमान में फांसी की सजा है, लेकिन उन्होंने जिस टाइम पर किया था उस टाइम पर केवल सश्रम आजीवन कारावास दिया जाता है, तो उनको आज भी सश्रम आजीवन कारावास ही दिया गया है। ऐसा हमारा सिस्टम है, ये भी एक अधिकार है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अपराध करते समय जो कानून था उसी के अनुरूप सजा मिलेगी, ना कि बाद के कानून के तहत। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 की धारा 1 में। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में अपराधियों को भी संरक्षण दिया गया है। अब जरा हम बातचीत कर लेते हैं अनुच्छेद 20 की धारा 2। अनुच्छेद 20 की धारा 2 क्या कहती है? अनुच्छेद 20 की धारा 2 इस बात का उल्लेख करती है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक अपराध के लिए अनुच्छेद 20 की धारा 2 आप लोग पढ़ रहे हैं, और एक अपराध के लिए बच्चों कितनी सजा दी जाएगी? एक ही सजा दी जाएगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी। ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे। एक अपराध के लिए एक ही सजा से क्या मतलब समझिए आप? इसका मतलब यह है कि भारत में दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आप लोगों का तैयार हो जाता है। पूर्व में परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में दोहरा दंड निषेध बताया गया है, लेकिन इस बात का उल्लेख कहां पर किया गया है? तो आप लोग इन डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक अपराध के लिए एक ही सजा, इसका मतलब दोहरा दंड निषेध है, और अनुच्छेद 20 की धारा 2 में उल्लेखित है। मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा दूं कि 1991 ईस्वी की हम बातचीत कर लेते हैं। राजीव गांधी की तब उनकी हत्याएं कर दी गई थी, लेकिन उनके हत्यारों को पकड़ लिया गया। तुरंत मद्रास कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में अनुच्छेद 72 के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के यहाँ पर दया याचिका लगा सकता है, लेकिन उसकी भी काफी सारी कंडीशन है। जब हम भारत का राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब उनकी समाधान शक्ति दया याचिका पढ़ेंगे, तब काफी विस्तार से इनकी चर्चाएं हम लोग किया करेंगे। तो राजीव गांधी के हत्यारे को सबसे पहले मद्रास कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। उन्होंने इस बात को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। उन्होंने इनके विरुद्ध दया याचिका राष्ट्रपति के पास लगाए, और राष्ट्रपति ने भी उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा कि नहीं, इनको फांसी होना चाहिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों क्या हो गया कि लगभग 18 से 20 वर्ष का समय गुजर गया। तो इन अपराधियों के वकीलों ने वापस से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई, और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया। आप लोग ध्यान रखेंगे कि या तो आपको इनको फांसी देनी थी तो आप स्टार्टिंग में 1 साल या 2 साल में दे देते। अब इनको आप लगभग 18-20 वर्ष का समय हो गया है, 18-20 वर्ष तक ये जेल में रह गए हैं। इन्होंने अपराध ये किया है, पहली सजा तो आपने क्या कर दी कि इनको 20 वर्ष तक क्या कर दिया, जेल में रख दिया। दूसरी सजा कि आपने इनको 20 वर्ष तक इनको टॉर्चर किया। ये लोग काफी डरे हुए थे, काफी भयभीत थे, मृत्यु से सब डरते हैं, इनको मृत्यु का डर लग रहा था, तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, आपने इनको काफी भयभीत किया। तीसरी बात कि जब आपको इनको फांसी देनी थी तो उस वक्त ही दे देते। आप लोगों ने ये सजा क्यों दी? क्योंकि ध्यान रखेंगे ये एक अपराध के लिए क्या करेंगे, एक ही सजा देंगे, इसलिए उनको फांसी की सजा नहीं दी गई थी। बच्चों ध्यान रखेंगे, ये भी जो बात है ये इसी दोहरा दंड निषेध, एक अपराध की एक ही सजा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात का उल्लेख करते हुए फिर वापस से उनकी फांसी की सजा, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन ने अपने न्याय के विरुद्ध वापस न्यायिक फैसला सुना सकते हैं, तो इसी अनुच्छेद के तहत उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया था। अनुच्छेद 20 की धारा 3 की अगर हम बातचीत करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, बहुत बढ़िया यहां से भी प्रश्न तैयार होता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखो इससे आप लोग क्या समझे, देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नहीं शब्द है यहाँ पर, काफी सारे आप लोग गलती कर जाएं, नहीं किया जा सकता। देखो भारत में कई सारे टेस्ट होते हैं, नार्को टेस्ट जैसे आप लोगों ने नाम सुने होंगे। भारत में एक झूठी
बोलने को पकड़ने वाली, झूठ को पकड़ने वाली मशीनों का भी चलन था और इस प्रकार व्यक्तियों को जो अपराध करते थे उनसे कई सारे टेस्ट लिया करते थे, झूठ बोलने की मशीनों से उनको पकड़ लिया जाता था। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसी के तहत अनुच्छेद 20 की धारा 3 के तहत इन टेस्टों को बंद कर दिया हमारे देश में कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस बात की भी व्याख्या की है कि अगर आप देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कार्य करते हैं, अगर आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो संबंध है वो बिगड़ते हैं, अगर आप महिलाओं के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे समाज की गरिमा भंग होती है, तो इस स्थिति में आपसे सच बुलाने के लिए, सच उगलाने के लिए आपके टेस्ट किए जा सकते हैं। बाकी सारे टेस्ट इसके तहत क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप जरा ले लेंगे, फिर हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जरा क्या कहता है आप लोग देख लेंगे। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है बच्चों। आर्टिकल 21 संविधान का अनुच्छेद 21 आप लोगों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसे हम जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हम क्या भी कहते हैं बच्चों, जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होती है क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो हमको जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन जीवन जीने का मतलब ऐसा नहीं है एक मजदूर, सामान्य मजदूर भी जीवन जी रहा है, आप भी जीवन जी रहे हैं, मैं भी जीवन जी रहा हूँ, तो सभी में अंतर है। देखो जीवन जीने के लिए हमें कई सारी आवश्यकताएं होती है। हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए, हम लोगों को अच्छा पर्यावरण चाहिए, हमको साफ जल चाहिए, हमको बिजली भी चाहिए। तो हमारे जीवन जीने के लिए तमाम जो सुविधाएं होना चाहिए, ये सब हमें जो इनके माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी, और सरकार आप लोगों को पता है उपलब्ध करवाई रही है। इसके अलावा जीवन जीने के अधिकारों की अगर हम और बातचीत करते हैं तो जीवन जीने का अधिकार केवल मानव को ही नहीं दिया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे जीवन जीने का अधिकार बच्चों हुआ करता है, ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21 हमें मरने का अधिकार नहीं देता है, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। संपूर्ण विश्व में इच्छा मृत्यु का अधिकार नीदरलैंड में, ध्यान रखेंगे आप, संपूर्ण विश्व के अंदर इच्छा मृत्यु का अधिकार कहां पर है, नीदरलैंड में। भारत में इच्छा मृत्यु नहीं है, हम लोग अपनी इच्छा से नहीं मर सकते, और अगर मरने का प्रयास करते हैं तो हमारे खिलाफ आत्मदाह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। राज्य के द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ आत्मदाह का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा, ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा सिस्टम है तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है संतारा। आप लोगों को पता होगा कि जैनियों में, जैन समाज के वो बंधु जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनके आंखें खुली तो रहती है लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं होती है, ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं बच्चों की भूख प्यास उन्हें लगती नहीं है, तो वो ना तो कुछ खाते ना कुछ पीते हैं, और बिना खाए बिना पिए ही अपनी आत्मा को त्याग देते हैं, मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को संतारा कहा जाता है। तो वह इच्छा मृत्यु से मर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे इसलिए मर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे फिर ये अवैध होना चाहिए। लेकिन ये भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आ जाता है कि संतारा उनके धर्म में उल्लेख किया गया है और हम कर सकते हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण तो अधिकार नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना सा अधिकार दिया है कि किसी व्यक्ति को ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं हो, उसकी बिल्कुल कंडीशन स्थिति खराब हो गई हो, उसकी आंखें तो खुल रही हो लेकिन शरीर में कोई प्रतिक्रियाएं नहीं होती हो, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन अभी पूर्ण रूप से भारत इसके लिए हमारे यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं बनाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने बस इसकी व्याख्या की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का और बहुत काफी व्यापक अर्थ है बच्चों, आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे। लेकिन हमारी परीक्षाओं का जो स्तर है उस स्तर के अंतर्गत यही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दे रखा है, अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट हम और बातचीत करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन जो बच्चों हुआ था वो था 1978 में, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जो राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं किए जाएंगे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद इनमें संशोधन कर सकती है, और जब जब भी हमें इनमें संशोधन करने का अवसर मिला तब तब हमने किया है। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता होती है, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं, तो हमारी संसद ने एक अलग से कानून बना दिया। आप लोग ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21A, मतलब अनुच्छेद 21A मूल संविधान का अंग नहीं था, ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21A में बच्चों क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, 6 से, कहां से, 6 से 14 वर्ष के बालकों को, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क, क्या, निःशुल्क, बिना शुल्क के एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। लेकिन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है क्या है, काफ़ी सारी जो अध्यापकों की परीक्षाएं, उस अध्यापकों की परीक्षाओं में इस बात को, इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में, 21A में। ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 21 कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हमने अमेंडमेंट किया था, उस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंदर एक नई धारा जोड़ी गई, अनुच्छेद 21A, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन प्रश्न इससे भी ज्यादा सर्वाधिक बार पूछा गया है कि संपूर्ण भारत में कब से प्रभावी हुआ, तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हो गया था। इसके संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग इसका भी एक ले लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं अनुच्छेद 22 की। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 22 में जरा क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी और निरोध के संबंध में, देखो आप लोग ध्यान रखेंगे, बंदी का मतलब तो बंदी बनाना होता है, और निरोध, निरोध किसे कहते हैं, निरोध के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। निरोध का मतलब होता है बच्चों रोकना, क्या होता है, रोकना। तो हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 22, जरा ये क्या कहता है इसे भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 बंदी और निरोध के संबंध में उल्लेख करता है, बंदी और निरोध के संबंध में। निरोध का मतलब होता है बच्चों रोकना, बंदी और निरोध के संबंध में कुछ स्वतंत्रताएं देता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 22 में बंदी और निरोध के संबंध में वही वापस से 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं अनुच्छेद 22(1) की, अनुच्छेद 22 की धारा 1 की। अनुच्छेद 22 की धारा 1 की क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले तो ध्यान रखना होगा क्या, कि कोई भी व्यक्ति है वो कुछ भी करता है, या जैसे आप ही हो, मैं हूं, तो हमें पुलिस गिरफ्तार करने आती है, तो नंबर 1 गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर 1 गिरफ्तार करने का, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, गिरफ्तार करने का कारण, ये आप लोगों का मौलिक अधिकार है। अगर आपको पुलिस या कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार करता है, कोई भी संस्थान आपको जब्त करती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो अगर ध्यान रखेंगे प्रशासन के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप कारण पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है। और इस बात की पावर आप लोगों को कहां पर दी गई है, अनुच्छेद 22 की धारा 1 में गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। अगर आप लोगों के कारण जच जाता है कि नहीं आप लोग मुझे सही गिरफ्तार कर रहे हैं, तो नंबर 2 22 की धारा 2 ये जरा क्या कहती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर भीतर, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, 24 घंटे के भीतर भीतर, 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम न्यायालय में, ध्यान रखेंगे आप, 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 22 की धारा 2 इस बात का उल्लेख करती है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा। लेकिन बच्चों 24 घंटे में, जैसे अपने राजस्थान का कोई अपराधी है बाहर मिलता है और उसको यहाँ लाने पर ही 24 घंटे से ज्यादा लगते हैं, इस स्थिति में इसमें यात्रा समय सम्मिलित नहीं किया गया है, ट्रेवलिंग टाइम इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 22 की धारा क्या
कहती है 3, जरा हम इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 22 की धारा 3 ये कहती है कि चलो आपको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, आपको कारण जच गया और आप गिरफ्तार हो गए, फिर आपको 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय हमारे मजिस्ट्रेट साहब के सामने आपको पेश कर दिया गया और वहां आपको सजा हो गई, आपको जेल भेज दिया गया। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? मन पसंद का वकील, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मन पसंद का वकील करने की भी आप लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई है। और मन पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 22 की धारा 3 देती है। तो पुनः देख लेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 हम लोगों ने पढ़ा। अनुच्छेद 22 में बंदी और निरोध के संबंध में हम लोगों ने बातचीत की। अनुच्छेद 22 की तीनों धाराएं, एक में गिरफ्तार करने का कारण 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायालय में, और आप लोग नंबर 3 पर ध्यान रखेंगे, मनपसंद का हम वकील कर सकते हैं। निरोध रोकना, हम किसी को भी नजरबंद भी कर सकते हैं, नजरबंद करने से संबंधित भी प्रावधान यहीं पर है। सरकार किसी भी व्यक्ति को नजरबंद कर सकती है और इसके तहत नजरबंदी की जो अधिकतम समय बताएगी ये 6 महीने तक, और संसद को ऐसा पावर है कि इसका और बढ़ा भी सकती है। अब बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको घबराना नहीं है, एक बार आप इसका ले लेंगे। मैं अनुच्छेद 19 से 22 को आप लोग कैसे याद करेंगे, इसकी शानदार जबरदस्त ट्रिक आप लोगों को दे रहा हूं, ताकि आप लोगों ने इस पूरी डिटेल को समझ लिया कि अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अभी 6 प्रकार की हैं। अनुच्छेद 20 अपराधियों के संरक्षण मतलब दोष सिद्धि के संबंध में। अनुच्छेद 21 के अंदर आप लोगों को पता चली गया प्राण और दैहिक, और अनुच्छेद 22 में बंदी और निरोध के संबंध में। इन सभी को याद रखने के लिए बच्चों आप एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रेस की सूचना दो, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, प्रेस की सूचना दो और प्राणों को बंद करो। ये केवल ये ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। प्रेस की सूचना दो और प्राणों को बंद करो। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको याद तो सब रहता है लेकिन सीक्वेंस से नहीं रहता है, तो वो भूल जाते हैं। तो आप लोगों को ये तो याद है कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 हम लोगों को स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन हम इन्हें भूल जाते हैं। तो 19 से 22 सभी बच्चों को गिनती याद है। प्रेस की सूचना दो, तो ये प्रेस की सूचना आप लोगों को पता है कि मौखिक अभिव्यक्ति, आप लोगों ने भाषण और अभिव्यक्ति के बारे में पढ़ा था। भाषण और अभिव्यक्ति में ही सम्मिलित किया है किसको? प्रेस की सूचना को। और ये उल्लेखित है कहां पर बच्चों? अनुच्छेद 19 के अंदर। फिर आप लोगों को पता है दो का मतलब अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अनुच्छेद 20 में कि प्रेस की सूचना दो, तो प्रेस की सूचना, प्रेस और सूचना का अधिकार हमें कहां दिया गया? अनुच्छेद 19 1 की धारा 1 के अंदर, क्योंकि ये भाषण और अभिव्यक्ति के अंदर आते हैं। 2 का मतलब दोष सिद्धि के संबंध में, और ठीक के बाद 19 के बाद 20 आता है प्राणों का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 20 के बाद क्या आता है? 21, जिसमें प्राण दैविक हो गए। बंद का मतलब बंदो बच्चों बंदी वह निरोध के संबंध में। और ये किस में आ गया बच्चों? किसके बाद क्या आता है? भावेश आता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी मित्रों को, मेरी सभी बहनों को ये वीडियो मेरा जरूर समझ में आया होगा। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार आपको कैसे लगे। और अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे के सारे वीडियोस देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिल सके। नेक्स्ट हम कल मिलेंगे दूसरे अधिकारों के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है।